हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा से जाता होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट का फ़ोन आया था कि सर आप समाज पे वीडियो बनाइए, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है, 20 तारीख को एग्ज़ाम है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बना दिया जाए। तो मैंने एक समाज का टॉपिक लिया था एग्ज़ाम के पर्पज़ से। जैसे एग्ज़ाम में यहाँ पूछा जाता है समाज से, हालांकि परिभाषा तो नहीं पूछा जाता है, बट आपको कुछ परिभाषा भी जानना है कि जहाँ एक शब्द हो, जहाँ एक शब्दांश और एक शब्द हो। जैसे प्रति और दिन। दिन क्या है? एक शब्द है। और प्रति क्या है? एक शब्दांश है। जहाँ एक शब्द और एक शब्द हो, जैसे माता एक शब्द है, पिता भी एक शब्द है, तो ये भी समास कहलाया। जहाँ एक पद हो, जहाँ एक पद हो और एक पद हो, क्या बनेगा? जैसे चिड़िया एक पद है, घर भी एक पद है, तो चिड़ियाघर, ये भी एक समास का उदाहरण हुआ। तो आपसे परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, आपसे शब्द दे के पूछा जाएगा। एक्चुअली अब आगे बढ़िए। समास का भेद, समास का 4 भी भेद है और 6 भी भेद है। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि समास के कितने भेद हैं। ऑप्शन में अगर 6 है तो राइट आंसर 6 होगा, और ऑप्शन में 6 नहीं है, 4 है, तो राइट आंसर 4 होगा। लेकिन डायरेक्ट समास के भेद पूछ दिया जाए तो मैक्सिमम डिजिट वाला लेंगे। अगर ऑप्शन में 6 है तो राइट आंसर 6 होगा। कौन कौन होगा? अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। अब हम सबसे पहले अव्ययभाव समास को लेते हैं। अव्ययभाव समास जहाँ पहला पद, इसी पहला पद को कहा जाता है पूर्व पद, इसी पूर्व पद को कहा जाता है प्रथम पद, क्या हो? प्रधान हो। दूसरा कंडीशन कहता है कि पहला पद हमेशा उपसर्ग होगा। पहला पद क्या होगा? हमेशा उपसर्ग होगा। दूसरा क्या होगा? निपात और अवयव। ये निपात और अवयव क्या है? ये दोनों भाई है, दोनों एक ही बात कहता है, लेकिन कुछ फ़र्क है थोड़ा बहुत। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें हम समझ जाएंगे। अभी फिर हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? 10th एग्ज़ाम, ताकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हमें आ सके। तीसरा क्या है? समस्त विग्रह करते समय के अनुसार का प्रयोग होता है। जब हम समस्त विग्रह करेंगे तो ये हमें के अनुसार का प्रयोग देगा। हमने जैसे एग्जाम्पल लिया अव्यय भाव। अगर हम अ को साइलेंट कर दे तो व्यय हुआ। व्यय का मतलब हुआ खर्च, और इसमें अ लग गया, अखर्च। और भाव का मतलब होता है होना। भाव का मतलब क्या होगा? होना या फिर पाया। अब हमने क्या लिया? उपसर्ग वाला टॉपिक, उपसर्ग के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परिभाषा में कहा कि पहला पद हमेशा क्या हो? उपसर्ग हो, निपात और अव्यय। आपको मात्र 3 कंडीशन याद रखना होगा अव्यय भाव के लिए। कौन सा? एक तो होगा उपसर्ग, दूसरा होगा निपात, और फिर तीसरा होगा अव्यय। अगर आप ये भी भूल गए तो आप उपसर्ग याद कर लीजिए। जैसे हमने लिया प्रति प्लस दिन। प्रति और दिन को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्रतिदिन। अब यहाँ पे प्रति क्या है? हमें प्रतिदिन जो शब्द है ये उपसर्ग का शब्द है। आ जन्म, आ प्लस जन्म, निह जोड़ धन, यही नीर से बना है निह। अब इरा बदल जाएगा नी में, तो यह निर्धन। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से शॉर्ट ट्रिक निकल के आया कि दुनिया का जितना उपसर्ग है, दुनिया का जितना भी उपसर्ग है, वे सारे के सारे किसका एग्जाम्पल होगा? अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल होगा। तो एक तो ट्रिक हमें ये निकल के आ गया कि दुनिया के जितना भी सारा उपसर्ग होगा वह सारे के सारे अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। तो बताइए प्रतिदिन क्या है, आ जन्म क्या है, निर्धन क्या है? ये सारे तो उपसर्ग ही तो है, और उपसर्ग का क्वेश्चन क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास। यानी कि उपसर्ग का जो भी एग्जाम्पल होगा अव्ययी भाव समास। निपात जैसे तथा योग्यता, यथाक्रम, इतिक्रम। निपात क्या होता है? वैसा शब्द जिसको हम किसी भी लिंग वचन काल कारक में नहीं बदल सकते। अब तथा को तथी थोड़ी ना कह सकते हैं, तथा ही बोलिएगा। यथा को यथी बोलिएगा? नहीं, यथा ही बोलेंगे। परंतु को परंतुआ बोलिएगा? नहीं ना। जैसे लड़का को हम लड़की में बदल सकते हैं? नहीं। तो हम यहाँ तथा को तथी थोड़ी ना कह सकते हैं। तो ये सारी का सारी क्या है? निपात शब्द है। यहाँ देखिए आजकल, यहाँ अव्यय क्या कहते हैं? आज को अजय थोड़ी ना कहेंगे। तो आजकल, धीरे धीरे। अब धीरे को क्या बोलेगा? धीरे, यहाँ नहीं बदलेगा, तो धीरे धीरे हो रह जाएगा, जल्दी जल्दी। ये सारे के सारे क्या है? अव्ययी भाव समास है। तो ये हमें लगता है कि आप अव्ययी भाव समास को सीख गए होंगे। तो अव्ययी भाव समास का कंडीशन क्या हुआ कि जिस समास में पहला पद क्या हो? पहला पद प्रधान हो। पहला पद कौन सा? जिस समास में पहला वर्ड में क्या हो? उपसर्ग नजर आ जाए, आप समझ जाइए कि वो अव्ययी भाव समास है। तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा अव्ययी भाव समास।
एक शब्द आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे शब्द आ जाएगा दिनों दिन, रातों रात, बातों बात, कानों कान, हाथों हाथ। यहाँ एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, जैसे दिनों दिन, रातों रात, बातों बात, कानों कान, हाथों हाथ। ये सारे के सारे कौन समास कहलाएगा? ये सारे के सारे कहलाएगा अव्ययी भाव समास। कौन समास? अव्ययी भाव समास। लेकिन इसी चीज़ को हम अलग अलग कर दिए, दिन दिन, रात रात, बात बात, कान कान, हाथ हाथ और पढ़ लिख। ये सारे क्या है? दिन दिन के बीच में क्या है? योजक चिन्ह। तो दिन दिन अलग अलग हो गया, रात रात अलग अलग हो गया, बात बात, कान कान, हाथ हाथ, पढ़ लिख। ये सारे के सारे कहलाएगा द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व समास। तो ध्यान में आपको क्या रखना है कि एक ही शब्द की, एक ही वर्ड, एक ही शब्द की आवृत्ति अगर एक ही साथ हो तो आप समझ जाइए अव्ययभाव समास। लेकिन एक ही शब्द की आवृत्ति अलग अलग हो, दिन दिन हो, रात रात हो, तो ये कौन सा समास कहलाएगा? ये द्वंद्व समास कहलाएगा। आपको समझ में आ गया होगा पूर्ण रूप से अव्ययभाव समास के बारे में। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दिनों दिन भी दे सकता है और दिन दिन भी दे सकता है। अगर दिन दिन साथ में रहेगा, बीच में योजक चिन्ह रहेगा, आप समझ जाइए कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड में है द्वंद्व समास। जहाँ दोनों पद प्रधान हो, जहाँ दोनों पद प्रधान हो उसे कौन समास कहेंगे? द्वंद्व समास। सभी विलोम शब्द में द्वंद्व समास होता है। दुनिया का जितना विलोम शब्द है वह सारे के सारे में क्या है? द्वंद्व समास है। इसको याद करने का तरीका क्या है? जैसे द्वंद्व, तो द्वंद्व लिखते हैं ना, तो इधर भी द, इधर भी द, मतलब समझिए कि विलोम शब्द, ये सीधा ये उल्टा, इस तरह से आप समझिए याद करने का। क्योंकि द्वंद्व और दीर्घ में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों तनी तनी के शब्द हैं। तो यहाँ ध्यान देखिएगा कि सभी विलोम शब्द क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। जैसे लाभ का विलोम शब्द हानि, तो लाभ हानि क्या होगा? द्वंद्व समास। दिन का उल्टा रात, सुख का दुख, जय का पराजय, बेटा बेटी का क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। काला काला, अगर दोनों एक ही शब्द आ जाए तब भी क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास। अपना अपना, द्वंद्व समास। भाई बहन, द्वंद्व समास। गुरु शिष्य, द्वंद्व समास। पति पत्नी, द्वंद्व समास। और जीजा साली, द्वंद्व समास। आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई ना? किस लिए? जीजा साली सुनने के लिए नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए, लाभ हानि, दिन रात, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे द्वंद्व समास है। तो दुनिया का जितना भी विलोम शब्द होगा वह सारे के सारे द्वंद्व समास होगा। तो अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का मतलब होता है, कर्म का मतलब होता है कार्य, धारय का मतलब होता है धारण करने वाला। कार्य को धारण करने वाले को ही कर्मधारय कहा जाता है। जैसे चाय वाला, दूध वाला, पान वाला, अखबार वाला, ये सब क्या है? ये सब कार्य को धारण करने वाले लोग हुए। तो एक नियम है विशेषण और एक विशेष्य, जिसमें एक विशेषण हो और एक विशेष्य हो। जैसे पीताम्बर, कृष्ण सब पीताम्बर, पीताम्बर मतलब होता है पीताम्बर, आम्र मतलब वस्त्र, पीत मतलब पीला, पीला वस्त्र किनके है? विष्णु जी के है सर, इसलिए ये पीताम्बर जो है कर्मधारय का भी एग्जाम्पल हुआ और पीताम्बर जो है बहुव्रीहि समास का भी उदाहरण हुआ। कृष्ण सब, कृष्ण का मतलब होता है काला, सर्प का मतलब है सांप, सांप कैसा है? काला है। तो एक ही शब्द में दोनों मीनिंग आ जाता है, एक विशेषण है और एक विशेष्य है। महात्मा मतलब महान आत्मा को क्या कहा जाता है? महात्मा। पुरुषोत्तम, पुरुषों में कैसा है? उत्तम पुरुष है। सुंदर स्त्री, स्त्री कैसी है? सुंदर है। कमीना मंत्री, मंत्री कैसे हैं? कमीना है। उदंड बालक, बालक कैसा है? उदंड है। तो एक विशेषण एक विशेष्य। होनहार बच्चा, बच्चा कैसा है? होनहार है। तो इसलिए एक विशेषण और एक विशेष्य। मेहनती शिक्षक, शिक्षक कैसे हैं? मेहनती है। तो एक विशेषण और एक विशेषक, एक विशेषण और एक विशेष्य। दूसरा कंडीशन ये है उपमान और उपमेय वाला समास। उपमान का मतलब क्या होता है? जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं, और उपमेय किससे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए। जैसे चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख, मुख चंद्र, मुख के समान चंद्र, तो मुख चंद्र, मुख और चंद्रमुख। देहलता, कमल नयन, नयन कैसा है? कमल की तरह है। मृग नयनी है ना। उसके बाद तो ये सारे के सारे किसका कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास हुआ। तीसरा कंडीशन यह है कि जिसमें गुण हो, इसी को कहा जाता है गुणगुणी समास। जैसे ईमानदार अध्यापक, अध्यापक कैसे हैं? ईमानदार है। वीर पुरुष, पुरुष कैसा है? वीर है। नटखट बालक, बालक कैसा है? नटखट है। साहसी योद्धा, योद्धा कैसा है? साहसी है। तो ये क्या है? ये गुण, इसमें गुण है, इसलिए इस गुणगुणी समास को भी कहा जाता है कर्मधारय समास। तो यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है वो कौन सा समास हुआ? तो ये कर्मधारय समास हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा पिताम्बर निम्नलिखित में से कौन समास?
कर्मधारय समास। ऑप्शन में कर्मधारय समास नहीं है तो बहुव्रीहि समास। क्यों बहुव्रीहि समास हुआ? तो पीत तजोड़ अंबर, पीला वस्त्र जिनके हैं वो क्या कहलाएंगे? अर्थात विष्णु। इसलिए जब हम बहुव्रीहि समास करेंगे तो उसमें डिटेल कर लेंगे कि ये क्यों हुआ। तो ऑप्शन में अगर कर्मधारय है तो कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय समास नहीं होगा तो बहुव्रीहि समास होगा। अगर दोनों समास होगा उस कंडीशन में बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए कि कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि भी है तो बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन आपके लेवल के अनुसार यहाँ पे कर्मधारय ही देगा अगर एग्जाम में आ जाए। बहुत सारी बुक किताब पुस्तकों में लिखी रहती है पीताम्बर जो है कर्मधारय समास है, बच्चा रट लेता है और ऑप्शन में रहता है बहुव्रीहि समास। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट तो हम लोग चौथा पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास का नियम यह है कि पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो और तथा दूसरे पद की प्रधानता हो। तो पहला पद हमें संख्यावाची देखना है। संख्या का मतलब होता है अंक, वाची का मतलब होता है कहना। ठीक है, जैसे एक दंत, जैसे क्या है? एक दंत। तो यहाँ पे क्या है? एक संख्या है, एक मत एक संख्या है, एकदम एक संख्या है। दोपहर दो यहाँ संख्या है, यहाँ दो मंजिल दो संख्या, दो गुण। त्रि मतलब होता है नेत्र, त्रि मतलब होता है तीन, त्रिनेत्र। अर्थात यह त्रिनेत्र जो है ये बहुव्रीहि समास है। क्यों? कि त्रिनेत्र है, त्रिनेत्र का मतलब होता है आँख, और तीन आँख किसका है? शिव अर्थात महाकाल। तो ये त्रिनेत्र, त्रिकोण, या त्रि दिखा हुआ है, त्रिकोण, त्रिभुज। त्रिभुज कैसा होता है? इस तरह से, है ना। तो ये त्रि मतलब तीन, चौपाया, चतुर्भुज, चतुर्मुख। चतुर्मुख किनके हैं? तो चतुर्मुख जो है ब्रह्मा जी के हैं। चारपाई, पंचवटी, सदानन, सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह क्या कहलाएगा? सप्तऋषि। द्विगु समास। अष्टाध्यायी, अष्ट मतलब 8, नवरस, नवरस का मतलब 9 मतलब 9। दशानन, दशानन मतलब 10 का मतलब 10, आनंद का जैसे ये 10 जो हुआ ये हिंदी का 10 हुआ और ये 10 संस्कृत का 10 हुआ। तो जब हम दशानन को जब हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 10 प्लस आनंद। आनंद मतलब क्या होता है? मुँह। 10 मतलब 10 और 10 मुँह किनके हैं? तो ये तीसरा व्यक्ति का नाम आता है जिसका कहते हैं आप लोग रावण। इसलिए ये बहुव्रीहि समास का भी उदाहरण हुआ और ये द्विगु समास का उदाहरण हुआ। रट्टू तो क्या करेंगे? रट्टा मारेंगे। क्या कहेंगे? दशानन द्विगु समास। और द्विगु समास ऑप्शन में नहीं रहेगा तब राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसी वजह से समास के जो भेद होते हैं 4 भी होते हैं और 6 भी होते हैं। तो द्विगु समास जो है ये तत्पुरुष समास के भी उदाहरण है और ये द्विगु समास जो है बहुव्रीहि समास का भी उदाहरण है। तो खैर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम क्लास 10th एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं क्योंकि 20 तारीख को एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम में कम से कम आपसे 2 से 3 नंबर आपका ये अपना हो सके। ठीक है, तो ये चौथा कंडीशन समझ गए द्विगु समास। इसमें क्या करना है? पहला पद का याद करना है। पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो। तो 5वां समास है बहुव्रीहि समास। हम तत्पुरुष समास को बाद में पढ़ेंगे, पहले बहुव्रीहि समास को पढ़ते हैं। बहुव्रीहि समास का क्या है कि ये अन्य पद प्रधान होता है। इसका अन्य पद प्रधान होता है, ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है। इसका तीसरा पद प्रधान होता है। अन्य पद मतलब तीसरा पद। जहाँ पहला व दूसरा पद गौण हो, क्या हो? गौण हो, तीसरे पद की प्रधानता हो। जैसे हम एक शब्द है दशानन, दशानन को जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? 10 प्लस आनन। अब 10 और 10 आनन मतलब मुँह हुआ, 10 मतलब 10 मुँह और 10 मुँह किनका है? तो 10 मुँह किनका है? रावण। तो हमें ये तीसरा पर्सन की प्रधानता बता रही है। इस वजह से रावण जो होगा कौन समास होगा? बहुव्रीहि समास। लेकिन दंत, एक दंत हुआ, मूषक वाहन, गजोदर, लंबोदर, गजानन, विनायक, श्रीदेव। एक सारे किसका परिभाषा है? सारे किसका एग्जाम्पल है? तो गणेश का। तो जरूरी थोड़ी ना कि वो आपसे समास से पूछे, वो पर्यायवाची से भी पूछ सकता है। नीलकंठ, त्रिनेत्र, बागंबर, चंद्रशेखर, महाकाल, शूलपाणी, ये सारे के सारे किसका एग्जाम्पल है? ये सारे के सारे शिव का पर्यायवाची शब्द है। अर्थात ये सारे के सारे कौन समास हुआ? बहुव्रीहि समास हुआ। बीना पानी, सरस्वती, चक्रपाणी, विष्णु। पानी मतलब होता है हाथ, पानी का मतलब हाथ। शूलपाणी शिव, गदाधर हनुमान, पीताम्बर विष्णु, श्वेताम्बर और जैनी। तो बस कौन सा गया? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास में जो हो जाएगा कर्मधारय समास और द्विगु समास। जितना इसका एग्जाम्पल होगा वो सारे के सारे तत्पुरुष समास का भी एग्जाम्पल होगा। लेकिन तत्पुरुष समास को पढ़ने के लिए आपको कारक आनी चाहिए और कारक टॉपिक जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको ये तत्पुरुष समास क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए लगभग कर्मधारय और द्विगु समास जो होगा कुछ एग्जाम्पल तत्पुरुष समास का भी उदाहरण होगा। तो बताइए ये क्लास आपको कैसा रहा और आप हमें
आपसे कुछ नहीं, बस जितना से जितना हो सके लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। अगर लग रहा है कि इस 10-15 मिनट की वीडियो अगर आपको एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर दिला सकता है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम हम सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और इसी तरह से वीडियो हम आपको पूरे व्याकरण का निचोड़ आपको हम यूट्यूब के माध्यम से देते रहें। जय हिंद।